वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 16 तक का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में बेसिकली जो एलिमेंट्स आते हैं पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनिजीन। देखो इसको याद करने की ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी और टेनिजीन लास्ट में है, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आंटी से हाँ ठीक है ओके, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर से हो जाएगा फ्लोरीन, कल से हो जाएगा क्लोरीन, बाहर से हो जाएगा ब्रोमीन, आई से हो जाएगा आयोडीन और आंटी का ए ले लोगे एस्टेटीन के लिए और टी ले लोगे टेनिजीन के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं ग्रुप 17। देखो इनको कलेक्टिवली हम हैलोजन कहते हैं या हैलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये सिमिलैरिटी शो करते हैं ग्रुप 1 और 2 से। ग्रुप 17 और ग्रुप 1 और 2 में जितनी सिमिलैरिटीज होती हैं उतनी सिमिलैरिटीज किसी भी दो और ग्रुप के बीच में नहीं होती है। हमने ये भी देखा है कि भाई इनके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनमें रेगुलर ग्रेडेशन आता है, ठीक है। रेगुलर इंक्रीज या डिक्रीज जो कुछ भी होता है एक रेगुलरिटी के साथ होता है। एस्टेटीन और टेनिजीन जो है ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, जहाँ पे टेनिजीन जो है वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं अकरेंस। तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये फेयरली अबंडेंट है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो ज्यादा नहीं है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो ये इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स जैसे कि फ्लोरोस्पार जिसको हम CaF2 बोलते हैं, या क्रायोलाइट जिसको Na3AlF6 बोलते हैं, या तो फ्लोराएपिटाइट जिसका फॉर्मूला होता है 3Ca3PO4 ठीक है। और कुछ इसकी स्मॉल क्वांटिटीज हमको रिवर में मिलती है, रिवर वाटर प्लांट्स में मिलती है और सॉइल में मिलती है, और जो हमारे एनिमल्स की बोन्स और टीथ्स होती हैं उसमें मिलता है। सी वाटर जो है उसमें मेनली क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है। किसके? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन मेटल्स की क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स हमको मिल जाते हैं। लेकिन जो मेनली हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो 2.5% बाय मास होता है। ये जो डिपॉजिट होते हैं इनको हम क्या करते हैं, सन के अंडर में ड्राई करते हैं, यानी कि धूप में इनको सुखाते हैं, ये जो पानी होता है, और उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड और कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है। कुछ जो मेराइन लाइफ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनमें आयोडीन कंटेन करती है, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लूँ सी वीड्स जो है उसमें काफ़ी मात्रा में हमको आयोडीन मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो देखूँ मैं तो इसमें 0.5% आयोडीन होता है, और ये चिली सॉल्ट पीटर भी कंटेन करती हैं जो 0.2% तक हो सकता है सोडियम आयोडेट का। कुछ जो इंपॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की वो आगे, लेकिन हम टेनिजीन को डिस्कस नहीं करते। उसका भी एक रीजन है टेनिजीन को डिस्कस ना करने का, तो वो भी हम बता देंगे अभी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो आने वाली टेबल है हम उसमें देख लेंगे। देखो भाई टेनिजीन जो है वो एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिया हुआ है। हमने क्या किया है भैया, अभी तक इसको हम बहुत ही माइन्यूट या कम अमाउंट में प्रिपेयर कर पाए हैं, क्योंकि ये जो है इसकी जो हाफ लाइफ है ये बहुत कम, यानी कि कुछ मिली सेकेंड्स है बस, इसीलिए इसकी जो केमिस्ट्री है उसको हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास अगर देखोगे, इस टेबल को देखते हैं, एटॉमिक मास देखोगे फ्लोरीन से लेकर के क्लोरीन तक, फ्लोरीन से लेकर के एस्टेटीन यानी कि AT यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लो, कोवलेंट रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज होता जाएगी डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का थोड़ा सा लफड़ा है, वो हम आगे देख लेंगे। पहले ये डिक्रीज होती है, -349 जाएगी, फिर उसके बाद इंक्रीज होती है, -325 जाएगी, -296 जाएगी। देखो ये नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, मतलब कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, रेगुलर पैटर्न है। और डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टेबल में अगर मैं देखूं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है। डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन XX बॉन्ड लेंथ ये जो है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप, अच्छा नहीं, ऐसा हो रहा है कि पहले ये इंक्रीज होता है क्लोरीन तक, यानी क्लोरीन का बड़ा होगा, ज्यादा होगा फ्लोरीन से, लेकिन फिर ब्रोमीन का जो होगा वो क्लोरीन से छोटा होगा और आयोडीन का ब्रोमीन से और छोटा होगा। क्या?
मैं बात कर रहा था अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। डिस्टेंस बिटवीन एक्स बॉन्ड लेंथ जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया, उसको देख लेना। जो ई नॉट की वैल्यू होती है, ई नॉट बाई वी की, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, ठीक है, विथ रेगुलर पैटर्न, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे एटॉमिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ns2np6, मतलब कि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि नोबल गैस कन्फिगरेशन के लिए 8 चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, या इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है एज कम्पेयर टू नोबल गैस। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई अगर मैं देखूं तो भाई देखो, ये जो हैलोजेंस होते हैं इनके अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में अगर मैं देखूं तो स्मॉलेस्ट साइज होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो जैसे कि बहुत ही सारे एलिमेंट्स में हमने देखा है कि जो ग्रुप 2 के होते हैं, पीरियड 2 के होते हैं, वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ठीक है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज करते हैं फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक, और ये इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटम शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, मतलब कि एलिमेंट का साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ शेल्स और ऐड होते जाते हैं जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनकी एक बहुत ही कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि भाई समझ लो 7 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो भाई ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को 8 बना देता है बजाय अपने 7 देने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इनका जो है बहुत ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनकी, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, यानी डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊंगा तो एटॉमिक साइज में इंक्रीज होगा, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस यहाँ पे है, शुरू में मान लो यहाँ तक आखिरी शेल, ठीक है, यहाँ से खींचना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं बात करूँ दूर जाता जाऊंगा, ठीक है, तो फिर इतने दूर मान लो है, तो फिर अब मेरे को ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैलोजेंस जो है ये मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इनके कोरोस्पॉन्डिंग पीरियड्स में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि भाई इससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है अपनी स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। अगर मैं ऊपर से नीचे की बात करूं तो डाउन द ग्रुप ये लेस नेगेटिव होती जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन पहले वो क्लोरीन के लिए इंक्रीज होती है और फिर वापस से डिक्रीज होने के लिए रखती है, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद में देखूं तो भाई इसका हम ये फैक्ट ले सकते हैं कि भाई जो फ्लोरीन है उसका जो साइज है वो काफी कम है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि भाई उसके जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके पास जो 2p ऑर्बिटल होता है वो बहुत छोटा होता है फ्लोरीन के पास, इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल 7.14, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बाय वही रीजन जो मैंने अभी ऊपर भी समझाया है कि भाई हैलोजेंस के पास अपने अपने पीरियड्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है। तो इसका रीजन ये है कि भाई हैलोजन जो है पूरे पीरियड में इनके पास सबसे छोटा साइज होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये जो है ये रेडिली एक्सेप्ट कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को और अपना नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैलोजेंस जो है ये एक स्मूथ वेरिएशन शो करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो उसके साथ स्टेडीली इंक्रीज होता है। सारे के सारे हैलोजेंस जो है वो कलर्ड होते हैं। भाई इसका ये रीजन है कि हैलोजेंस क्या होते हैं, दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन।
which result in the excitation of outer electrons of higher energy level. By absorbing different quanta of radiation, they display different colors. देखो भाई, इनके ऊपर जब हम लाइट डालते हैं, ठीक है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को जो विजिबल रेंज में आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वही कलर शो करने लगते हैं, वही कलर शो करने लगते हैं, ठीक है, और इजीली एक्साइट हो जाते हैं ये, इसीलिए कलर शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फ्लोरीन जो है वो येलो कलर का होता है, Cl2 जो क्लोरीन होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, Br2 ब्रोमीन रेड होता है और आयोडीन का कलर वायलेट होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन ये सॉल्युबल है बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, या मैं बात करूँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की, या तो फिर मैं बात करूँ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की, और या तो फिर मैं बात करूँ हाइड्रोकार्बन की। और ये क्या करते हैं, अपने कलर्ड सोल्यूशन एज अ प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो भाई एक क्यूरियस एनोमली है जो हम नोटिस करते हैं टेबल नंबर 7.8 से, कि स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है किसकी, F2 की, एज कम्पेयर टू Cl2, ठीक है। मैंने ऊपर जो मैं बताया था, जब मैंने बोला था कि कुछ लोचा हो गया है टेबल में, तो वो यही हुआ था कि ये क्या था, मैं दो चीज़ों में ऊपर नीचे कंफ्यूज हो गया था, बस वो हुआ था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था वहाँ पे कि भाई जो XX बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से ऑनवर्ड कैसा एक्सपेक्टेड है कि क्लोरीन की Cl की ज़्यादा हो, ब्रोमीन से, और ज़्यादा हो आयोडीन से। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि भाई जो स्मॉलर जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है वो क्लोरीन की कम होती है, एक सेकेंड, क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। इसका हम रीज़न, इस एनोमली का हम रीज़न दे सकते हैं कि भाई रिलेटिवली लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है किसके, फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल जो है उसके लोन पेयर्स में, इसीलिए जो उसके बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो काफ़ी अपने आप में क्लोज हो जाते हैं, और ऐसा क्लोरीन में Cl2 में नहीं होता है। एग्जाम्पल 7.15, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। वाई? यहाँ पे है भाई कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की है वो लेस नेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन फिर भी फ्लोरीन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से। क्यों? इसके दो रीजन दे सकते हैं भाई। इसका एक रीजन ये बोल सकते हैं कि भाई जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है FF बॉन्ड की वो कम है, और दूसरा मैं दे सकता हूँ कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है F- की वो काफ़ी ज़्यादा है। आगे हम देख लेते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखो भाई सारे के सारे हैलोजेंस जो है वो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरल सी बात है भाई, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रांगली -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि उसके पास अपनी कोवेलेंसी बढ़ाने के लिए किसी भी टाइप का d ऑर्बिटल नहीं है, तो इसकी कोवेलेंसी वो एक्सपैंड नहीं कर सकता, उसकी एक ही हो सकती है बस। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, जैसे जैसे मैं ग्रुप पीरियड नंबर 3 से आगे बढ़ता हूं या 2 को छोड़ करके, यानी 3, 4, 5, 6, 7, इनके पास d ऑर्बिटल की आ जाते हैं, इसीलिए ये और भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो भाई ये +1, +1, +3 और +7 शो करते हैं, और +5 भी शो करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हैलोजन की ग्राउंड स्टेट में, फ्लोरीन को छोड़ करके, क्योंकि फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है, तो अगर NS में बात करूँ मैं तो 2 भरे होंगे, ठीक है भैया, NP में 5 भरे होंगे, ND में 1 भी नहीं, ठीक है, अभी d ऑर्बिटल नहीं यूज हो रहा है। अब इस कंडीशन में ये -1 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके d में कर दूं मैं, तो मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करने लगेगा। अगर मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बनाऊं, मतलब कि यहाँ p ऑर्बिटल से एक और इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करा के, जंप करा के ND में कर दूं, ठीक है, एनर्जी दे करके, तो इधर पे अब क्या होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसीलिए +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करने लगेंगे। अब भाई मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे ये गलत फिगर बना करके रखा है। यहाँ पे ये जो 3 है इसकी जगह यहाँ पे 1 होना चाहिए बस। थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है इसमें अगर मैं देखूं तो अगर मैं ये जो s ऑर्बिटल है जिसमें यहाँ पे 3 बना के रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, तो यहाँ कभी मैं एक जंप करा दूं ND में, ठीक है, तो मेरे पास
3 3 6 और ये कि 7वां, मेरे पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब इसका हो जाएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऐसे ये +1 +3 +5 और +7 भी शो करते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के, आर रियलाइज्ड मेनली व्हेन द halogens are in combination with small and highly electronegative fluorine and oxygen atoms। मतलब कि भाई देखो +1 ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 +7 ये सिर्फ मेरे को तभी देखने को मिलते हैं जब हैलोजन कॉम्बिनेशन में होते हैं किसके, स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन या ऑक्सीजन एटम्स में बस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं या तो फिर ऑक्साइड्स होते हैं या तो फिर ऑक्सो एसिड्स होते हैं हैलोजेंस के, उनके केस में हमको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं। जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +4 और +6 ये मेनली इसके ऑक्साइड्स में और ऑक्सो एसिड्स में किसके, क्लोरीन और ब्रोमीन में हमको मिलते हैं। जो फ्लोरीन एटम है उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है उसके वैलेंस शेल में, इसीलिए वो अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। दिस मेक्स इट बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सिर्फ -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, क्योंकि अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है। ऑल दी हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। सारे के सारे हैलोजेंस बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो रिएक्टिविटी हैलोजेंस की वो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is the reason for the strong oxidizing nature of halogens. F2 is the strongest oxidizing agent and it oxidizes other halides ions in solution or even in the solid phase. In general, a halogen oxidizes halide ions of higher atomic number. देखो भाई, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है हैलोजेंस का, उसका हम ये रीज़न दे सकते हैं कि इनका जो रेडी एक्सेप्टेंस बिहेवियर होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करने का बिहेवियर होता है, यही इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनाता है। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करता है, कुछ हैलाइड आयंस को, मतलब कि बाकी हैलाइड आयंस को ऑक्सीडाइज कर देता है अपने अपने सोल्यूशन से, या तो फिर सॉलिड फेज में भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। इन जनरल अगर मैं देखूं कोई भी एक हैलोजन है वो अपने से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे कि फ्लोरीन जो है वो सबको कर सकता है। ये रिएक्शन देखो, F2 + 2x विल गिव मी 2F - + X2। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं क्लोरीन से रिएक्ट करा रहा हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू इससे ज़्यादा वाले यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है। अगर मैं ब्रोमीन ले रहा हूँ तो सिर्फ आयोडीन हो सकता है। ठीक है, देखो भाई, the decreasing oxidizing ability of the halogens in aqueous solution down the group is evident from the standard electrode potential। देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है हैलोजेंस की वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 7.8 टेबल नंबर 7.8 में, उससे हम इसको चेक कर सकते हैं कि ऐसा होता है। अगर मैं देखूँ तो भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ½ X2 + ½ ΔH ऑफ डिसोसिएशन, तो मुझे x मिल जाएगा। x में अगर मैं डाल दूँ ΔH ऑफ Eg, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर मैं ΔH ऑफ हाइड्रेशन इसमें कर दूंगा तो x माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शंस विद वाटर। देखो जो रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर है किसकी, हैलोजेंस की, वो हम और आगे भी दे सकते हैं अगर हम उनका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। फ्लोरीन जो है वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, ऑक्सीजन में, लेकिन जो क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोहैलिक या तो फिर हाइपोहैलस एसिड्स बना लेते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन होता है आयोडीन का वाटर के साथ वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो जो I- है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन से एसिडिक मीडियम में, और जस्ट द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन ऑब्जर्व विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन ऑब्जर्व होता है वाटर के साथ, फ्लोरीन और वाटर का, उसका जस्ट उल्टा ऑब्जर्व होता है किसके केस में, आयोडीन के केस में। तो पहले फ्लोरीन के साथ देखेंगे, 2F2 + H2O वुड गिव मी 4H+ + 4F- + O2। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया था, वाटर को का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं X2 + H2O तो HX और HOX बना लेता है। ये होता है क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में, ये अपना हाइड्रोहैलिक और हाइपोहैलस एसिड्स फॉर्म कर लेता है। अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो 4I- + 4H+ + O2
मुझे मिल जाएगा 2I2 प्लस 2H2O। ये केस ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आयोडीन वाले केस में, ये जस्ट उल्टा है किसके, ये फ्लोरीन वाले केस से, ये फ्लोरीन वाले केस से चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तक हम जितने भी ग्रुप्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि S ब्लॉक से P ब्लॉक तक सारे में, हमने देखा है कि जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, सबसे टॉप वाला एलिमेंट होता है, वो अपने बाकी जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनसे कुछ डिसिमिलरिटी शो करता है, जिसको हम बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। तो हम स्टार्ट करते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। लाइक अदर एलिमेंट्स इन P ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन जो है वो भी एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, ये सारे के सारे हायर होते हैं फ्लोरीन के केस में, जो उसका जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। और जो आयनिक और कोवलेंट रेडियाई है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये कम होते हैं एक्सपेक्टेड से। ठीक है, जो एनॉमलस बिहेवियर है फ्लोरीन का, तो उसके रीज़न हो सकते हैं स्मॉल साइज, उसका साइज बहुत छोटा होता है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद देखूँ मैं, जो FF बॉन्ड लेंथ, FF बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है, ठीक है, वो बहुत कम होती है, वो बहुत कम होती है। और मेन चीज़ एक और, कि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता है। बहुत सारे जो रिएक्शंस है फ्लोरीन के, वो एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि इसका जो स्मॉल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है इसका और दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो बहुत सारे रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड व्हाइल अदर हैलोजेंस फॉर्म अ नंबर। देखो भाई, ये जो है ये एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, लेकिन अगर बाकी हैलोजेंस की मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो लिक्विड है, अपने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड होता है किसमें, HF में। इसका रीजन हो सकता है स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। जो बाकी के हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा बड़े साइज में होते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसीलिए वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाई क्या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। देखो, हाइड्रोजन सारे के सारे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और अपने अपने हाइड्रोजन हैलाइड देते हैं, लेकिन जो एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन पाने की चाहत जो है वो डिक्रीज करती है फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक। फ्लोरीन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बाकी के सारे जो है डिक्रीज करती जाती है। आयोडीन को HI बनाता तो है, बट वो थोड़ा स्टेबिलिटी कम होती है। तो नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो डिसॉल्व कर देता है वाटर में, ठीक है, और फॉर्म कर लेता है क्या, हाइड्रोहैलिक एसिड्स। कुछ जो प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन हैलाइड्स की वो टेबल नंबर 7.9 में हम देख लेंगे आगे। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है एसिड्स की वो इस ऑर्डर में है कि HF जो है वो वीक है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ HCl, उससे थोड़ा और ज़्यादा HBr, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है हाइड्रोजन हैलाइड वो है HI। जो स्टेबिलिटी है इनकी हैलाइड्स की वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इसीलिए उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। और जो इनकी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है, वो भी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो HF की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, फिर HCl की, फिर HBr की, और लास्ट में HI की। चलो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं देखूं तो डिक्रीज कर नहीं, मेल्टिंग पॉइंट 190 है, फिर डिक्रीज किया है HCl के केस में, फिर इंक्रीज किया है HBr के केस में, और इंक्रीज किया है फिर HI के केस में। बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ इसी टाइप से है, HF का है, उससे कम है HCl का, फिर उससे ज़्यादा है HBr का, और फिर उससे ज़्यादा है HI का। लेकिन दोनों केसेस में यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट HF का सबसे ज़्यादा आएगा। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, इसीलिए डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। pKa वैल्यू जो है डाउन द ग्रुप नेगेटिव तरफ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देख लेते हैं भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैलोजन जो है अपनी बहुत सारी ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बहुत सारी जो उनमें से होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। फ्लोरीन जो है सिर्फ 2 टाइप की ऑक्साइड्स बनाता है, OF2 एंड O2F2, लेकिन जो OF2 है वो स्टेबल होती है एट 298 केल्विन के आसपास। ये जो ऑक्साइड्स होती हैं एसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड, because of their these oxides are essentially oxygen fluorides because of the higher electronegativity of fluorine than oxygen.
ये फ्लोराइड ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स होती हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लोराइड होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। दोनों के दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं, यानी कि OF2 और O2F2। O2F2 जो है वो प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है PuF6 में, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लूटोनियम को रिमूव करने के लिए, एज PuF6 को हम उसको कर सकते हैं और न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन जो है वो अपने अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन जो हैलोजेंस है इनका रेंज कर सकता है +1 से +7 कैसे, वो मैंने ऊपर बता दिया था। कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स लीड टू द जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, हाँ, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है ऑक्साइड्स, यानी कि आई की सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर Cl की और फिर Br की। हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू, देखो जो आयोडीन है उसकी जो ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इसीलिए होती हैं क्योंकि उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है किसकी, बॉन्ड्स की, जो आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में बनते हैं वो बहुत ज़्यादा है। इन केस ऑफ क्लोरीन के केस में अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में, किसके कारण, किसकी अवेलेबिलिटी, डी, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, इसीलिए क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन, ठीक है, इसीलिए क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से। कैसा होना चाहिए था ऑर्डर, आयोडीन के पास ब्रोमीन आना चाहिए फिर क्लोरीन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि क्लोरीन के पास होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स और साथ ही साथ में वो मल्टीपल बॉन्ड बना देता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ब्रोमीन लैक्स बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हेंस स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स इज ऑफ ब्रोमीन इज लीस्ट। इसीलिए भाई ब्रोमीन की जो ऑक्साइड्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है क्योंकि उसके पास ये दोनों के दोनों फैक्टर्स नहीं होते हैं। हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। देखो, जो हायर ऑक्साइड्स यानी कि जिसमें उनकी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है हैलोजेंस के, तो उसमें क्या होता है कि भाई वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू द ऑक्साइड्स इन विच द हैलोजेंस हैव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लोरीन की ऑक्साइड्स हो जाएंगी Cl2O या ClO2 और Cl2O6 और Cl2O7। ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगी और ये एक्सप्लोड भी हो सकती है। ClO2 जो होती है, नहीं ClO2 जो होती है वो यूज़ करते हैं हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट में, किसमें, पेपर पल्प में, और साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और एज अ वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। ब्रोमीन ऑक्साइड्स जो है यानी कि Br2O या BrO2 या BrO3, ये लीस्ट स्टेबल हाइड्रोजन ऑक्साइड्स हैं क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था मिडिल रो एनोमली इसके कारण, ठीक है, और एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ लो टेम्परेचर्स में। ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। आयोडीन ऑक्साइड्स होती हैं I2O4 या I2O5 या I2O7 और ये सारी की सारी इनसॉल्युबल सॉलिड्स होती हैं और डिकम्पोज कर जाती हैं हीटिंग में। I2O5 की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO में। वो याद होगा इसका जो पिछला वाला ग्रुप था जो कार्बन फैमिली था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स में, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हैलोजेंस जो होता है वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और अपने अपने मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद एग्जाम्पल अगर देखो तो ब्रोमीन रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम ब्रोमाइड एज अ प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो रिएक्शन होता है ये कुछ इस टाइप से होता है कि Mg सॉलिड प्लस ब्रोमीन लिक्विड will give me MgBr2 which is magnesium bromide. The ionic character of halides decreases in the order Mf, फिर MCl, फिर MBr और फिर Mi। देखो सबसे ज़्यादा आयनिक होंगे फ्लोराइड के कंपाउंड्स यानी कि Mf जो हो जाएगा, फिर MCl, फिर MBr और फिर Mi, जहाँ पे M कोई भी एक मोनोवेलेंट मेटल हो जाएगा। अगर कोई मेटल है जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो फिर जो हैलाइड्स होती है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं वो ज़्यादा कोवलेंट होंगी एज कम्पेयर टू जो हैलाइड्स बनेंगी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल SnCl4, PbCl4, SbCl5
एंड UF6 ये सारी की सारी ज़्यादा कोवलेंट होंगी एज कम्पेयर टू, अगर मैं SnCl4 को कंपेयर करूँगा SnCl2 से, अगर मैं PbCl4 को कंपेयर करूँगा PbCl2 से, और अगर मैं SbFCl को कंपेयर करता हूँ, SbCl5 को कंपेयर करता हूँ SbCl3 से, ठीक है। और एट लास्ट में UF6 ज़्यादा कोवलेंट होगा एज कम्पेयर टू UF4, ठीक है। अगर मैं देखूं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड अदर हैलोजेंस, देखो जब भी कोई भी एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से कंबाइन होता है और कोई एक कंपाउंड बनाता है, इन कंपाउंड्स को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैलोजन जो है वो अपने आपस में कंबाइन होकर के बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, जैसे जिनको हम इंटर हैलोजेंस बनते हैं। वो किस टाइप के हो सकते हैं? XX- टाइप के हो सकते हैं, XX-3, XX-5 और XX-7 टाइप के कंपाउंड्स ये बन सकते हैं, जहाँ पे X कोई भी एक लार्ज साइज का हैलोजन होगा और X- उससे एक स्मॉलर साइज का हैलोजन एटम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो एक वो है एग्जाम्पल 7.16, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सिर्फ -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि अगर मैं दूसरे कंपाउंड्स की बात करूं बाकी हैलोजेंस की तो +1 +3 +5 +7 शो करते हैं। इसका क्यों भाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो फ्लोरीन है वो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है, और ये कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, और इसके ऊपर से इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, यानी एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल होता है। और साथ ही साथ बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब इस ग्रुप में, उन सब के पास d ऑर्बिटल होता है, तो वो अपना ऑक्टेट्स एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये रीजन हम कर सकते हैं, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट ही मेरा यही था। आगे बढ़ते हैं, अब भाई कंपाउंड्स देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले मैं देखूंगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो डिस्कवर किया गया था 1774 में बाय सैचले, ठीक है। इसका एक एक्शन देखा था हमने HCl का, किस पे? MnO2 पे, तो मुझे क्लोरीन मिला था। 1810 में डावी करके एक था, उसने एस्टैब्लिश किया एलिमेंट्री नेचर और सजेस्ट किया कि क्लोरीन को क्लोरीन का नाम दिया उसके कलर के अकॉर्डिंग। क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीक में ग्रीनिश येलो, ठीक है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो भाई प्रिपरेशन में हम देखेंगे कि अगर मैं हीट करूंगा मैग्नीज डाइऑक्साइड को, किसमें? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इसकी इक्वेशन हो जाएगी MnO2 + 4HCl विल गिव मी MnCl2 + Cl2 + 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे Cl2 गैस मिल गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ कि भाई एक मिक्सचर अगर मैं लेता हूँ कॉमन सॉल्ट का और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं किसकी जगह? HCl की जगह, ठीक है। तो रिएक्शन MnO2 रहेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब मैं HCl की जगह NaCl और H2SO4 डाल रहा हूँ, तो 4NaCl + MnO2 + 4H2SO4 would give me MnCl2 + 4NaHSO4 + 2H2O + Cl2। यहाँ से भी मुझे क्लोरीन मिल जाती है। दूसरा इसका रिएक्शन ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमने क्या किया, HCl का रिएक्शन किस पे करा दिया? पोटेशियम पर मैग्नेट पे, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा 2KMnO4 + 16HCl would give me 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2, ठीक है। तो ये मिल गए मुझे दो प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके? क्लोरीन के। अब भाई मैं देख लेता हूँ क्या मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, यानी अब मुझे लार्ज स्केल पे करना है, ठीक है। लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। पहला है डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस भाई क्या होगा? अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ किसका? और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में? कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है, एट अराउंड 723 केल्विन, ठीक है। तो मेरा रिएक्शन हो जाएगा 4HCl + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट वुड गिव मी 2Cl2 + 2H2O। यहाँ पे भी मुझे क्लोरीन गैस मिल रही है। इसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस क्या बोलती है भाई? मैं क्लोरीन लूंगा, क्लोरीन को ऑब्टेन करूंगा इलेक्ट्रोलिसिस से, किसके? ब्राइन सोल्यूशन के। किसके? ब्राइन सोल्यूशन के। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन, ठीक है। क्लोरीन लिबरेट होती है एनोड पे और हमको एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं बहुत सारे, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या देख लेते हैं भाई, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, इसके पास एक पंजेंट और सफोकेटिंग ओडर होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो भाई ये जो है एयर से, यानी नॉर्मल जो एयर होती है
उससे 2 से 5 टाइम्स यानी 2 से 5 गुना ज़्यादा भारी होती है। इसको लिक्विफाई कर सकते हैं इजीली किसमें, ग्रीनिश येलो लिक्विड में, जो कि बॉयल होता है 239 केल्विन पे और सॉल्युबल होता है वाटर में। क्लोरीन रिएक्ट करता है बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल से और उनके क्लोराइड्स बना लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल्स के एग्जांपल देखूं तो अगर मैं एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा। अगर मैं सोडियम से रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट मिलेगा। अगर मैं Fe यानी कि आयरन से रिएक्ट कराऊंगा तो FeCl3 आयरन क्लोराइड मिलेगा। अगर मैं फॉस्फोरस यानी कि P4 से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे PCl3 मिलेगा। अगर मैं एसिड यानी सल्फर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे S2Cl2 मिलेगा। ठीक है, एक और बात होती है कि इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के लिए, इसकी क्लोरीन की। ये रिएक्ट कर देता है कंपाउंड्स, उन कंपाउंड से जिनके पास हाइड्रोजन होती है और अपना HCl यानी कि अपना एसिड बना लेता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, अपने साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड बना लेता है जो कि HCl। अगर इसका रिएक्शन देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली यानी H2+Cl2 मुझे 2HCl मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ H2S यानी हाइड्रोजन H2S गैस होती है, H2S का रिएक्शन करवाऊंगा Cl2 के साथ तो मुझे 2HCl+S मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे HCl मिल रहा है यानी कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोलाइज हो रही है या क्लोरीन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई अगर मैं रिएक्शन करवा देता हूँ C10H16 यानी कि ये भी एक कार्बन का कंपाउंड हो गया, सॉरी हाइड्रोजन का कंपाउंड हो गया, तो इसके साथ भी अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा Cl2 का तो मुझे मिल जाएगा 16HCl+10C। ठीक है, ये जो है कोल्ड और डाइल्यूट एल्कली से क्लोरीन रिएक्ट करता है और मिक्सचर बनाता है क्लोराइड्स का और हाइपोक्लोराइड्स का। लेकिन हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली अगर मैं लेता हूँ तो मुझे ये क्लोराइड और क्लोरेट देता है। ठीक है, देख लेते हैं भाई रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन में ले रहा हूँ NaOH यानी कि यहाँ पे मैंने लिया है कोल्ड और डाइल्यूट एल्कली यानी NaOH के फॉर्म में प्लस Cl2, तो मुझे मिलता है NaCl, साथ में NaOCl और H2O यानी कि मुझे यहाँ मिला है क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड यानी मुझे NaCl और NaOCl मिला है। ठीक है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड, इट इज़ अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट आई थिंक। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसका 6NaOH, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा 5NaCl यानी कि मुझे इधर क्लोराइड तो अभी भी मिलेगी लेकिन मुझे यहाँ मिलेगा NaClO3 जो कि क्लोरेट आयन होता है। NaClO3 क्लोरेट कंपाउंड होता है, सोडियम क्लोरेट प्लस 3H2O। अगर मैं ड्राई स्लेक्ड लाइम लेता हूँ यानी कि CaOH होल ट्वाइस और उसका रिएक्शन करवा देता हूँ क्लोरीन से, तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 होल ट्वाइस, CaOCl होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे ड्राई स्लेक्ड लाइम मैंने CaOH होल ट्वाइस ले लिया है प्लस 2Cl वुड गिव मी ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2। ठीक है, जो कॉम्पोजिशन होती है ब्लीचिंग पाउडर की वो होती है CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर जाती है हाइड्रोकार्बन से और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है किसके साथ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, और एडिशन प्रोडक्ट देती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया यानी कि CH4 ले लिया है, रिएक्शन करवा दिया है Cl2 के साथ, तो यहाँ पे मुझे मेथिल क्लोराइड मिलेगा यानी CH3Cl। ये एक एडिशन प्रोडक्ट हो गया, ये मीथेन था, ये सॉरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ईथीन लेता हूँ यानी C2H4, इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इसीलिए सैचुरेटेड कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, सब्स्टिट्यूशन, अरे सॉरी, ये जो शुरू में था ये मैंने सही बोला था, ये सैचुरेटेड था यानी CH4 जो था मीथेन ये सैचुरेटेड था और इसमें मैं क्लोरीन डालूंगा तो मुझे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। इसके बाद अगर मैं C2H4 लेता हूँ, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तब भी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होता, प्लस Cl2, तो मुझे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है C2H4Cl2, मुझे मिलेगा 1,2 डाइक्लोरोईथेन। ठीक है, जो क्लोरीन वाटर बनता है अगर मैं उसको खुला छोड़ दूं यानी स्टैंड होने के लिए छोड़ दूं, ठीक है, तो वो अपना येलो कलर लूज कर देता है क्योंकि हमको किसका फॉर्मेशन हो जाता है HCl या
HOCl का, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड जो HOCl होता है, जो फॉर्म होता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अगर क्लोरीन को तुम बोलते हो कि ये ब्लीचिंग एजेंट क्यों है, ये ब्लीचिंग कंपाउंड्स क्यों देता है, तो इसका रीज़न ये है कि भाई ये नेसेंट क्लोरीन जो होता है इसके पास पावर होती है चीज़ों को ब्लीच करने की या फिर चीज़ों को ऑक्सीडाइज करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में। क्लोरीन ऑक्साइड्स जो हैं, वो जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में, और आयोडीन को आयोडेट में। इसका रिएक्शन जो है वो हम आगे देखने वाले हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडिक एसिड रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर मैं FeSO4 सल्फेट ले लेता हूँ, उसका रिएक्शन कर पाऊंगा H2SO4 और क्लोरीन के साथ, तो मुझे मिलेगा Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पे शुरू में जो मैंने लिया था वो FeSO4 था, यानी ये फेरस सल्फेट था। इसमें मैंने H2SO4 डाला और Cl2 डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो चुका है फेरिक सल्फेट में, यानी कि Fe+2 से +3 में जा चुका है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसके बाद अगर मैं लेता हूँ सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3, इसको मैं रिएक्शन करवाऊंगा Cl2 और H2O यानी कि H2O में, यानी कि क्लोरीन वाटर में। तो ये होगा ऑक्सीडेशन, और मैं क्या करूंगा, सोडियम सल्फाइड को कन्वर्ट कर लूंगा सोडियम सल्फेट में, ठीक है। अब यहाँ +2 HCl बनेगा, क्योंकि क्लोरीन की एक हाई एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन तो वो अपने पास लेगा ही, ठीक है, और फॉर्म करेगा HCl। नेक्स्ट अगर मैं देख लेता हूँ SO2, यानी कि SO2 में H2O डालूंगा मैं और Cl2 डालूंगा। मैंने क्या बोला था, अगर Cl2 डालूंगा और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि SO2 + H2O + Cl2 वुड गिव मी H2SO4 एज वेल एज 2 HCl। अगर मैं I2 के साथ सिर्फ क्लोरीन का कराता हूँ तो आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं क्लोरीन प्लस वाटर यानी कि क्लोरीन वाटर में रिएक्शन करवाऊंगा तो फिर मुझे मिलेगा क्या, आयोडिक एसिड यानी HiO3 + 10 HCl। क्लोरीन जो है ये एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एक्शन इसका होता है ऑक्सीडेशन के कारण। ये जो है ये वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक मैटर को बहुत ही आसानी से ब्लीच कर देता है, और किसके, सिर्फ मॉइस्चर के प्रेजेंस में, पानी भी नहीं डालना, सिर्फ मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये क्या कर देता है, ब्लीच कर देता है। ब्लीचिंग इफेक्ट अगर क्लोरीन का देखें तो भाई ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखूंगा Cl2 + H2O, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 HCl + O। ये जो O है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, यही काम करती है। तो ये कलर्ड सब्सटेंस पे जब मैं नेसेंट ऑक्सीजन डालता हूँ तो मुझे कलरलेस सब्सटेंस मिल जाता है। ये है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, जो कि परमानेंट होता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भाई क्लोरीन के यूजेस। क्लोरीन के यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग एक्शन इसका तो यूज़ करेंगे, जो कि रिक्वायर होता है किसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर या रेयॉन में। ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में या टेक्सटाइल को ब्लीच करने में यूज़ होता है। भाई इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि ये इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, नोबल मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 या DDT रेफ्रिजरेंट, ठीक है। स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइज करने में यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्फीन को बनाने में यूज होता है, यानी COCl2, या तो फिर टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3NO2, क्या, CCl3NO2, या तो फिर मस्टर्ड गैस, ये होता है ClCH2CH2 SCH2CH2Cl। ये को याद कर लो, S सेंटर में रहेगा, CH2CH2Cl इस तरफ, CH2CH2Cl इस तरफ, ठीक है, S सेंटर में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखो 7.17 जो है, ठीक है, 7.17, इसमें अगर देखूं तो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH इन दिस रिएक्शन, इज दिस रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, यस और जस्टिफाइड। देखो भैया, हमने बात किया था जब क्लोरीन का मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, अगर मैं क्लोरीन का रिएक्शन करवाऊंगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो भाई ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पहले तो NaCl यानी अपना क्लोराइड बनाएगा, और क्लोरेट आयन बनाएगा। क्लोरेट मतलब NaClO3, क्लोरेट कंपाउंड बनाएगा, प्लस 3H2O। हाँ भाई, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखो तुम लोग, तो तुम लोग को लगेगा कि भाई देखो क्लोरीन का यहाँ पे 0 आ रहा है,
क्लोरीन का यहाँ पे इन द रिएक्टेंट साइड क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन अगर मैं NaCl में देखूंगा तो भाई Na का +1 यानी कि यहाँ पे क्लोरीन का कितना आ रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है NaCl के कंपाउंड। लेकिन वहीं अगर मैं जाऊंगा क्लोरेट यानी कि NaClO3 में, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा -6 +1 +5 आ रहा है, यानी कि क्लोरीन जो है वो 0 से -1 और +5 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। भाई देखो, ग्लॉबर नाम का एक साइंटिस्ट था या केमिस्ट बोल सकते हैं उसको, वो था और उसने ये एसिड डिस्कवर किया था 1648 में। उसने क्या किया था, कॉमन सॉल्ट को हीट किया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। डावी करके एक साइंटिस्ट था, उसने 1810 में शो किया था ये कि भाई ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है। अगर इसका मैं प्रिपरेशन देखूं तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन अगर मैं देखूं तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे कि ग्लॉबर ने किया था। ग्लॉबर ने क्या किया, इसीलिए इसको ग्लॉबर सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ग्लॉबर ने क्या किया था, सोडियम क्लोराइड को हीट किया था कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। हम भी सेम चीज करेंगे, NaCl + H2SO4 would give me NaHSO4 + HCl, यहाँ पे HCl मिला और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिला। ठीक है, इन द एट अबाउट 420 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं ये जो NaHSO4 बना इसको फिर से रिएक्शन करवाऊंगा NaCl के साथ, तो मुझे सोडियम सल्फेट मिलेगा और मिलेगा HCl फिर से। ठीक है, तो पहले एक बार में HCl मिलेगा, फिर जब इसका सेकेंड स्टेप कराओगे किसके साथ, NaCl के साथ, तो फिर से मुझे एक HCl मिल जाएगा। HCl जो है वो ड्राई करवा देते हैं हम किससे, अगर मैं HCl को ड्राई करना है तो मुझे उसको पास कराना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो भाई ये कलरलेस होता है, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेलिंग है इसकी। इसके बाद में बात करूं तो ये इजीली लिक्विफाई करी जा सकती है। ठीक है, और फिर इसको हम फ्रीज करके एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना देते हैं। इसकी एक खासियत है भाई, ये एक्सट्रीमली सॉल्युबल होती है वाटर में। कैसी, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इसका जो हो जाता है HCl + H2O वुड गिव मी H3O + Cl-। इससे हमको ये पता चलता है कि भाई इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है HCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी जो Ka की वैल्यू है 10⁻7 है। इसका मतलब कि ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका रिएक्शन करवाऊँ NH3 के साथ यानी अमोनिया के साथ, तो ये डेंस वाइट फ्यूम देता है किसकी, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड की। इसका अगर रिएक्शन देखोगे तो NH3 + HCl वुड गिव मी NH4Cl। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आगे देखना, जब मैं 3 पार्ट लेता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट लेता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का, और जब इसको मैं मिक्स करता हूँ तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनता है जिसको मैं बोलता हूँ एक्वा रिजिया। ये नोबल मेटल्स को भी अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है। अब समझ लो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एसिड। ठीक है, यानी कि गोल्ड और प्लैटिनम को भी अपने में डिसॉल्व कर लेता है। अगर मैं रिएक्शन इसका देखूं तो पहले मैं गोल्ड के साथ देख रहा हूँ, यानी Au + 4H + NO3- + 4Cl- वुड गिव मी AuCl4- + NO + 2H2O। इसके बाद अगर मैं प्लैटिनम के साथ देखूं तो Pt + 16H + 4NO3- + 18Cl would give me 3PtCl6 2- + 4NO + 8H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है भाई, ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड में, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या तो फिर सल्फाइड्स में। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देखूं तो अगर मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और रिएक्शन करवा रहा हूँ HCl के साथ, तो ये NaCl बन जाएगा और + H2O + CO2। अगेन अगर मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया यानी कि NaHCO3 + HCl अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा NaCl + H2O + CO2। अगर मैं सोडियम सल्फाइड ले रहा हूँ यानी Na2SO3 ले रहा हूँ और रिएक्शन करवा देता हूँ HCl 2HCl के साथ, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा 2NaCl + H2O + SO2। परफेक्ट, आगे देखते हैं, इसके यूजेस देख लेते हैं भाई। पहला यूज मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में काम आता है। दूसरा यूज NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के मैन्युफैक्चर में काम आता है। ग्लूकोज के मैन्युफैक्चर में काम आता है, किससे, कॉर्न स्टार्च से जब बनता है।
अगर मुझे ग्लू को एक्सट्रैक्ट करना है बोन से और प्यूरिफाई करना है बोन ब्लैक को, तब मुझे इसका यूज आता है। और भाई इसको एज अ मेडिसिन और फाइनली एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 7.18, व्हेन HCl reacts with finely powdered iron it forms ferrous chloride and not ferric chloride। Why? देखो भाई, इसका जो रिएक्शन होता है आयरन के साथ वो क्या करता है, Fe+2HCl would give me FeCl2+H2। देखो ये जो हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है ना, वो प्रिवेंट करता है फेरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन। ठीक है, वो प्रिवेंट कर देता है फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन फॉर्मेशन और मुझे मिल जाता है फेरस क्लोराइड। ठीक है, तो इसका रीजन है बिकॉज ऑफ लिबरेशन ऑफ H2 गैस। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, इसमें हम देखेंगे कि भाई ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई देखो हैलोजेंस की दो खासियत होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है और साइज स्मॉल होती है। फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिक 1 एसिड या हाइपोफ्लोरस एसिड। जो बाकी के हैलोजेंस है वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, बहुत सारे जो उनमें से उनको हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं प्योर स्टेट में, लेकिन जो स्टेबल है वो एक्वस सोल्यूशन में है, जो एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल है या तो फिर फॉर्म करते हैं अपने सॉल्ट्स में। ठीक है, जो ऑक्सो एसिड्स हैं हैलोजेंस जो स्टेबल है वो हम नीचे देख लेते हैं भाई टेबल नंबर 7.10। सबसे पहले हैलिक एसिड में यानी कि हाइपोहैलस एसिड, तो ये होता है हाइपोफ्लोरस एसिड, मान लो HOF जो फ्लोरीन का एक इकलौता एसिड होता है। इसके बाद अगर मैं देखूँ हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, हाइपोब्रोमस एसिड HOBr, हाइपोआयोडस एसिड HOI, यानी कि हाइपोहैलस एसिड यानी हैलिक 1 एसिड चारों के चारों फॉर्म करते हैं। हैलिक 3 एसिड जो है वो सिर्फ क्लोरीन फॉर्म करता है यानी कि हैलस एसिड, या तो जिसको मैं बोलता हूँ क्लोरस एसिड यानी HOClO। ठीक है, हैलिक एसिड यानी कि हैलिक 5 एसिड यानी कि हैलिक एसिड जो है वो फॉर्म करता है, क्लोरीन फॉर्म करता है किसके फॉर्म में, क्लोरिक एसिड यानी कि HOClO2, फिर ब्रोमिक एसिड HOBrO2, फिर आयोडिक एसिड HOiO2, फिर है हैलिक 7 एसिड यानी कि पर हैलिक एसिड जो फॉर्म करते हैं तीनों जन यानी कि HOClO3, पर क्लोरिक एसिड, या तो फिर HOBrO3 जो है पर ब्रोमिक एसिड, या तो फिर HOiO3 जो है पर आयोडिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हाइपोक्लोरस एसिड का वो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, फिर हमको क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमको क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ठीक है, और हमको पर क्लोरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। देखो भाई, जब दो टाइप के दो अलग अलग हैलोजन रिएक्ट करते हैं आपस में तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। ये जो है जनरल कॉम्पोजिशन जैसे कि XX' या XX3, XX'5, XX'7, ये 4 फॉर्म्स में बनते हैं, जहाँ पे जो X होगा वो कोई भी एक लार्जर साइज का हैलोजन होगा, लेकिन जो X' होगा वो कोई स्मॉलर साइज का हैलोजन होगा, और साथ में जो X होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एज कम्पेयर टू X'। ठीक है, तो जो रेशियो है इनके बीच में X और X' के वो इंक्रीज होता है। द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे जो नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल है वो भी इंक्रीज होता है। इसीलिए जो आयोडीन 7 फ्लोराइड होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स एज अ रेशियो बिटवीन I एंड F जो है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, रेडियस रेशियो। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो IF7 होता है, इसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम 2 हैलोजेंस का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करा सकते हैं उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो फिर एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी कि किसी एक हायर हैलोजन का रिएक्शन करवाऊं अगर मैं एक लोअर हैलोजन वाले इंटर हैलोजन कंपाउंड पे, तो भी मुझे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मिल सकते हैं। प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक कंडीशन में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं Cl2 को F2 के साथ यानी क्लोरीन और फ्लोरीन को इक्वल वॉल्यूम्स में मिलाता हूँ तो मुझे मिलता है 2ClF। ठीक है, किस पे, 437 केल्विन पे।
लेकिन अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन को मिक्स करता हूँ, जहाँ पे फ्लोरीन में एक्सेस में लूंगा और टेम्परेचर रहेगा 573 केल्विन के आसपास, तो मुझे मिलेगा 2Cl(F3). देख रहे हो, सेम कंपाउंड्स है लेकिन उनके प्रोपोर्शंस पे काफी अंतर है। अगर मैं इक्वी मोलर मिक्सचर लूंगा, यानी कि I2 + Cl2, किसका, आयोडीन का और क्लोरीन का, तो मुझे मिलेगा 2ICl। उसके बाद अगर मैं आयोडीन और क्लोरीन को मिलाऊं और क्लोरीन एक्सेस में ले लूं, यानी कि 1:3 मान लो एक्सेस में, तो मुझे क्या मिलेगा, 2ICl3, जैसा कि सेम क्लोरीन फ्लोरीन में हुआ था। अगर मैं ब्रोमीन का रिएक्शन करवाऊंगा फ्लोरीन के साथ, जो मैं वाटर से डाइल्यूट कर दूंगा और फ्लोरीन वैसे भी ज़्यादा है, तो मुझे मिलेगा BrF3। फाइनली अगर मैं Br यानी ब्रोमीन और फ्लोरीन को मिक्स कराऊंगा, जहाँ पे फ्लोरीन में एक्सेस में लूंगा, तो मुझे मिलेगा 2BrF5। ठीक है, कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की वो देख लेते हैं भाई केबल के उससे। चलो सबसे पहले देखते हैं कि XX-1 यानी कि इस फॉर्मेट में कौन कौन सी बनती है। देखो, फ्लोरीन जो रहेगा अपने से बड़ों सबके साथ बनाएगा, यानी फ्लोरीन किसके साथ बनाएगा, क्लोरीन के साथ बनाएगा, ब्रोमीन के साथ बनाएगा और आयोडीन के साथ, तीनों के साथ बनेगा, यानी कि ClF, BrF, IF। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्लोरीन किसके साथ बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ बना सकता है अपने से नीचे वालों के साथ, यानी कि ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, तो ये बनाता है BrCl और ICl। ठीक है, और ब्रोमीन के साथ बना सकता है, आयोडीन के साथ तो वो बना लेता है IBr। इससे वाक्य नहीं होते। तो देखो XX- याद करना तो बहुत ईजी है, जो भी है जिसका तुम्हें चाहिए उसके नीचे के कंपाउंड्स के साथ सबके साथ बनाता है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ClF कलरलेस गैस होती है, BrF पेल ब्राउन गैस होती है, IF इसको हम डिटेक्ट करते हैं किससे, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। ठीक है, BrCl जो है गैस होती है, ICl जो है वो रूबी रेड सॉलिड होता है अल्फा फॉर्म में, या तो फिर ब्राउन रेड सॉलिड होता है बीटा फॉर्म में। IBr जो होता है ये ब्लैक सॉलिड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं XX-3, अच्छा यहाँ पे जो IF के ऊपर A लिखा है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो वेरी अनस्टेबल, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है IF। अगर BrCl के ऊपर B लिखा है, यानी कि इसका मतलब है कि भाई जो प्योर सॉलिड है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ XX-3 टाइप की, यानी कि अब फिर से क्लोरीन जो है, मतलब कि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ बनाएगा, फ्लोरीन जो है ब्रोमीन के साथ बनाएगा, फ्लोरीन जो है वो आयोडीन के साथ बनाएगा, तो ClF3, BrF3, IF3 ये तीनों तो बन गए। लेकिन अब इसमें ऐसा होगा कि जो क्लोरीन होगा वही बस आयोडीन के साथ बनाएगा, एक ही कंपाउंड और बनेगा, और बाकी आपस में कोई भी कंपाउंड नहीं बन पाएगा, यानी कि ICl3। ठीक है, तो यानी कि ClF जो है ClF3 है कलरलेस गैस, इसका बेंटी शेप्ड होता है। BrF3 येलो ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, बेंटी शेप्ड होता है। IF3 येलो कलर का पाउडर होता है, बेंट टी शेप्ड होता है भैया। जो ICl3 है ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, इसकी भी स्ट्रक्चर बेंट टी शेप्ड होता है। इसका क्या है भाई, हाँ भैया, जो ये ICl3 होता है, देखो इसके ऊपर C लिखा है, ये लिखा है C का मतलब, देखो जो ICl3 होता है ये क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है थ्रू ब्रिज्ड क्लोरीन और बना देता है I2Cl6। तो ऑप्शन जैसे मान लो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइमराइजेस, ClF3 होगा ऑप्शन में, BrF3 होगा, IF3 होगा और ICl3 होगा। तो तुमको सीधा सीधा बिना सोचे ICl3 पे मार देना है निशान। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ XX-5 टाइप के कौन कौन से बनाते हैं, यानी कि IF5। तो भाई IF5 फॉर्म में IF5 बनता है, BrF5 बनता है, ClF5 बनता है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन तो अपने से नीचे सबके साथ सब में बना रहा है, लेकिन बाकी कंपाउंड्स जो नीचे के हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं भैया। तो IF5 कलरलेस गैस होता है, लेकिन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है किसके, 77 केल्विन के नीचे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है। अगर मैं बात करूँ BrF5 की तो वो कलरलेस लिक्विड होता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करता हूँ ClF5 की तो एक कलरलेस लिक्विड होता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज़ देखो, जो XX-3 टाइप के हैं ये सारे के सारे बेंट टी शेप्ड है, XX-5 टाइप के ये सारे के सारे स्क्वायर पिरामिडल है। और अगर मैं बात करता हूँ XX-7 टाइप की, यानी कि फॉर एग्जांपल IF7 की, तो एक कलरलेस गैस होता है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कैसा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आगे बढ़ लेते हैं। ये जो है भाई, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स मैंने ऊपर बताए हैं ये सब के सब जो हैं ये कोवलेंट नेचर शो करते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। ये जो है भाई ये सारे के सारे वॉलेटाइल सॉलिड या लिक्विड है,
एट 298 केल्विन एक्सेप्ट ClF जो कि गैस है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट दो हैलोजन से, मतलब कि ClF जो है उसमें क्लोरीन के भी कुछ चीज़ें होंगी और फ्लोरीन, इन दोनों के इंटरमीडिएट कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक्सेप्ट देयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो कि जो एक्सपेक्टेड रहता है उससे थोड़े ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जो इनकी केमिकल रिएक्शंस है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल हैलोजन से। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हैलोजन, यानी कि हैलोजन की रिएक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू इंटर हैलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन। ऐसा इसीलिए क्योंकि X जो बॉन्ड होता है इंटर हैलोजन में वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू XX बॉन्ड जो हैलोजन्स में बनता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, वो है FF बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गर होता है। सारे के सारे हाइड्रोलिसिस के अंडर को जाते हैं और अपना अपना हैलाइड आयन दे देते हैं जो डिराइव होता है कि क्या लिखा है इधर पे, ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस गिविंग हैलाइड आयन डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हाइड्रोजन एंड हाइपोहैलाइड। ठीक है भैया, अपने अपने हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस में क्या देते हैं, अपना अपना स्मॉलर हैलोजन देते हैं और हाइपोहैलाइड देते हैं जब X होता है, हैलाइड देते हैं जब XX-3 होता है, हैलाइड देते हैं जब XX-5 होता है और परहैलाइड देते हैं जब XX-7 होता है। एनाइन डिराइव फ्रॉम द लार्जर हैलोजन। देखो स्मॉलर हैलोजन देंगे और लार्जर हैलोजन के ये वाले कंपाउंड्स देंगे जो मैंने अभी सारे के सारे बताए हैं। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ XX- प्लस H2 यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाऊँ तो मुझे मिलेगा HX- और साथ में HOX। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। Their molecular structure are very interesting, which can be explained on the basis of valence shell electron repulsion theory, electron pair repulsion theory, जो example 7.19 है उसको अपन देख लेंगे। The XX3 compound have a bent T-shaped, XX5 compounds have square pyramidal, and IF7 is pentagonal bipyramidal structure, जो मैंने टेबल 7.11 में बता दिया। अब भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, तो इनके स्ट्रक्चर्स में जो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से निकाल सकते हैं। 7.19 एग्जांपल देख लेते हैं भाई। डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BRF3 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सोल्यूशन अगर मैं देखूं तो भाई सेंट्रल एटम जो है ब्रोमीन का, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 3 जो है इनमें से वो इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म करेंगे और 3 जो है 3 फ्लोरीन एटम है वो लीविंग बिहाइंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो भैया, जो ब्रोमीन होगा उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भैया, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाएंगे, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएंगे, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएंगे ये बन जाएंगे 2 लोन पेयर। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, तो इसमें क्या होता है, ये जो है वो क्या करेंगे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करेंगे। जो दो लोन पेयर होंगे वो इक्वेटोरियल, देखो जो 2 लोन पेयर होंगे वो ये मान लो प्लेन है तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे, जैसा कि यहाँ पे है। यहाँ पे जो 2 लोन पेयर है यानी कि ये एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, ये क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशंस में होंगे। और जो बाकी के फ्लोराइड आयंस होंगे, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा और एक प्लेन में अपनी एक जगह बना लेगा। ठीक है, हाँ, द 2 लोन पेयर विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है भैया, तो इससे क्या होगा कि लोन पेयर रिपल्शन जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा और लोन पेयर रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसके लिए क्या होगा, जो एक्सियल फ्लोरीन एटम्स होंगे वो ज़्यादा बेंट होंगे किस पे, इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम पे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा लोन पेयर रिपल्शन को। ठीक है, तो इस टाइप की जो शेप बनेगा ये टी शेप टाइप का बनेगा। ठीक है, अगर आप देखो कितने पार्ट को, इतने पार्ट को, तो आपको दिखेगा कि ये BR, दोनों ऊपर नीचे के F और एक साइड वाला F, ये तीनों के चारों एटम्स मिला के एक टी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, टी शेप बना रहे हैं। ठीक है भैया, ये भी देख लिया, आगे देख लेते हैं। यूजेस देख लेते हैं। These compounds can be used as non-aqueous, देखो इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। जो इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ही यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। उसके बाद जो ClF3 होता है और BRF3 होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं किसके प्रोडक्शन में, UF6 के प्रोडक्शन में, इन द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। तो अगर मैंने U ले लिया, यूरेनियम प्लस 3 ClF3 वुड गिव मी UlF6 प्लस 3 Cl
F, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन आप ही को करना है। तो भाई ग्रुप 17 भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अपलोड द ग्रुप 18 एलिमेंट्स, यानी कि द नोबल गैसेस, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स में।